जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल क्रिक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी 2023 में जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही एसएससी जीडी का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रिक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर कौन है? तो विश्व का सबसे तीसरा बड़ा महासागर कौन सा है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंद महासागर। हिंद महासागर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें विश्व का सबसे बड़ा महासागर, पहला महासागर कौन सा है, तो वो प्रशांत महासागर हो जाएगा। और अगर बात करें दूसरा कौन सा सबसे बड़ा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर है, ये हो जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो हेडर शब्द जो है ये फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध झावेरी बहनें डैश शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? तो प्रसिद्ध जो झावेरी बहनें हैं ये मणिपुर शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो हलीम खान जो है ये कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैदी से संरक्षण प्रदान करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विवादास्पद उपन्यास लज्जा की लेखिका कौन है ना। तो लज्जा की लेखिका जो है ये तस्लीम नसरीन है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें शोभा डे की, तो शोभा डे इन्होंने कौन सी रचना की है? तो सल्टरी डेज की रचना की है शोभा डे ने। और अरुंधति राय की बात करें अगर तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये रचना जो है ये अरुंधति राय की है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि आई मी माइन कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की आत्मकथा है? तो आई मी माइन जो है ये जॉर्ज हैरिसन, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जॉर्ज हैरिसन अंतर्राष्ट्रीय संगीतकार की क्या है? आत्मकथा है आई मी माइन। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित हैं? तो तबला से संबंधित कौन है? तो जाकिर हुसैन जो है ये ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये तबला से संबंधित हैं। अगर बात करें अमजद अली खान की, तो अमजद अली खान जो है ये सरोद वादक है ना, सरोद बजाया करते हैं। और हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी बजाते हैं। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल मैच के दौरान मैदान पर एक टीम में अधिकतम कितने खिलाड़ी हो सकते हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 11 खिलाड़ी हो सकते हैं, है ना। फुटबॉल मैच के दौरान जो होते हैं मैदान पर एक टीम में अधिकतम 11 खिलाड़ी हो सकते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर बात करें क्रिकेट और हॉकी में भी 11 ही खिलाड़ी 11 ही खिलाड़ी होते हैं, है ना। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो अगर बात करें बी ऑप्शन की, ए या दो में, एक या दो में, है ना, तो इसमें क्या होता है, लाल टेनिस में एक या दो खिलाड़ी हो सकते हैं, टेबल टेनिस में भी एक या दो खिलाड़ी होते हैं, बैडमिंटन में भी एक या दो खिलाड़ी होते हैं। तो इन सभी खेलों में एक या दो ही खिलाड़ी होते हैं। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर ऑप्शन सी एक की बात करें कि एक जो कह रहा है, तो गोल्फ में एक ही खिलाड़ी होता है, शतरंज में भी एक ही खिलाड़ी होते हैं, मुक्केबाजी में भी एक ही खिलाड़ी होते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। वो ऑप्शन अगर डी कह रहा है तो ऑप्शन डी में भी, ऑप्शन डी जो दे रखा है 9 खिलाड़ी, तो 9 खिलाड़ी बेसबॉल में होते हैं। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, है ना। तो इसलिए अगर वीडियो एक पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए। आगे बढ़ते हैं कि भारत में गजल गाने की जो परंपरा है डैश द्वारा स्थापित की गई थी, है ना। तो भारत में गजल गाने की जो परंपरा है ये हजरत अमीर खुसरो के द्वारा स्थापित की गई थी। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक डैश था? तो भारत में स्थापित जो पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था वो क्या था? तो प्रथमा ग्रामीण बैंक था। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे, है ना। तो तीसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वी गिरी थे, है ना। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें गोपाल स्वरूप पाठक जो है
कवे नंबर पे उपराष्ट्रपति हैं, तो ये चौथे नंबर के उपराष्ट्रपति हैं गोपाल स्वरूप पाठक। वो अगर बात करें बी डी जत्ती की, तो ये 5वें उपराष्ट्रपति हैं, इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे भी है ऑप्शन कि जाकिर हुसैन जो हैं, ये जाकिर हुसैन दूसरे उपराष्ट्रपति हैं, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के बैसरो मत से जुड़ा हुआ है ना। तो मैतेई लोगों के बैसरो मत से जो जुड़ा हुआ है वो कौन सा नृत्य है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुरी। क्या हो जाएगा, मणिपुरी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन दामोदर नदी की सहायक नदी है, तो दामोदर नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, तो बराकर है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कथक नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिनिधि बिरजू महाराज निम्नलिखित में से कौन से घराने से जुड़े हुए हैं, है ना। तो कथक नृत्य के जो प्रतिनिधि बिरजू महाराज हैं वो कौन से घराने से हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, लखनऊ घराना, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर बात करें केसीसी का पूर्ण रूप क्या है, तो केसीसी का जो पूर्ण रूप होता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसान क्रेडिट कार्ड होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दाब मापने के लिए एसआई इकाई क्या है, तो दाब मापने की एसआई इकाई क्या हो जाएगी, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा पास्कल। क्या होता है, पास्कल होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर बात करें कि एम्पियर जो है ये किसकी एसआई इकाई है, तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, एम्पियर होता है। कैंडेलेज होता है, ये ज्योति तीव्रता का एसआई इकाई होता है। और केल्विन जो होता है ये उष्मागतिकी ताप का केल्विन होता है ना, केल्विन एसआई इकाई होता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि CHCl3 का सामान्य नाम क्या है, तो CHCl3 का जो सामान्य नाम होता है ये क्लोरोफार्म होता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कि सोडियम क्लोराइड का रासायनिक जो सूत्र होता है वो क्या होता है, तो NaCl होता है ना, NaCl होता है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड है कि रतौंधी नामक रोग जो होता है वो विटामिन ए में होता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसी की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। वो अगर बात करें कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है। क्या है, रेटिनॉल होता है विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम। वो अगर बात करें विटामिन B2 की, है ना, विटामिन B2 का जो होता है वैज्ञानिक नाम होता है राइबोफ्लेविन होता है, विटामिन B2 का वैज्ञानिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आंखों का लाल होना, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। वो अगर विटामिन सी की बात करें तो विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई में को वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल होता है, टोकोफेरॉल होता है। वो अगर इसके रोग की बारे में बात करें कि इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो जनन शक्ति का कम होना इसके कमी से होता है ना। वो अगर बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है जो ये है कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल होता है ना। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग क्या है, रिकेट्स है। ये जितने भी क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किया है ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं, तो इसलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा। और हो सके तो इसको पॉज करके इसको नोट बना लीजिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो बाबर थे, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो अगर बात करें कि बाबर का जन्म कब हुआ था, तो 1483 में हुआ था, 1483 ईस्वी में हुआ था। और बाबर के पिता का क्या नाम था, तो उमर शेख मिर्जा था। और ये इसके शासन कब से कब तक रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। तो 1526 से लेकर के 1530 तक था बाबर का शासन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये बाबर का अगर बात करें कि बाबर मैंने मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, बाबर थे, ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी त्रिपुरा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चेकमेट शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है, तो चेकमेट का शब्द का प्रयोग जो होता है ये शतरंज में किया जाता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई एम नो मसीहा शीर्षक से आत्मकथा किसने लिखी, तो आई एम नो मसीहा शीर्षक से जो आत्मकथा लिखा गया है ये सोनू सूद ने लिखा है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर बात करें एपीजे अब्दुल कलाम ने कौन सी चीज़ लिखी है, तो द विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन ताल वादक हैं,
तो ताल वादक कौन से हैं? तो जाकिर हुसैन है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर बात करें कि शिव कुमार शर्मा कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो शिव कुमार शर्मा जो है ये संतूर बजाते हैं। नागाई और मुरलीधरन जो है ये क्या बजाते हैं? वायलिन बजाते हैं। और हरिप्रसाद चौरसिया जो है ये बांसुरी बजाते हैं। इसको आप अभी पिछले ही इसमें डिस्कस किया गया है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की जो खोज हुई थी इसको जेम्स चैडविक ने किया था। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि चंदन डैश का राजकीय वृक्ष है, तो चंदन जो है ये कर्नाटक का राजकीय वृक्ष है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का राजकीय वृक्ष जो है ये खिजड़ी है। और पंजाब का राजकीय वृक्ष जो है ये शीशम है। और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष जो है वो बरगद है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग के कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है ना? तो चेतावनी देने के लिए किस रंग के कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पीला। ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें लाल रंग की, कब 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 दिया जाता है? तो चेतावनी के बाद भी नहीं संभलने वाले खिलाड़ी को यह कार्ड दिया जाता है ना? तो क्या दिया जाता है? लाल रंग। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिग्मोत्सव त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो शिग्मोत्सव त्योहार जो है ये गोवा राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। और इसके फैक्ट भी बता दे रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा राज्य मनाया जाता है, कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो तवांग उत्सव जो है ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो ओणम मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। और तमिलनाडु के बारे में अगर बात करें तो तमिलनाडु राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पोंगल मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। हो सके तो कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि सूर्यधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सूर्यधार जो झील है ये किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें जम्मू कश्मीर में कौन सी झील स्थित है? तो डल झील और ऊलर झील जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। राजस्थान में कौन सी झील स्थित है? तो पिछोला झील, ये राजस्थान में है। और महाराष्ट्र में कौन सी झील स्थित है? तो लोनार झील स्थित है। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, है ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि असम राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें आती हैं? तो असम राज्य से अगर बात करें राज्यसभा की कितनी सीटें आती हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 सीटें आती हैं असम राज्य से। और अगर 16 सीटें किस राज्य में आती हैं? तो पश्चिम बंगाल में। 3 सीटें किस राज्य में आती हैं? उत्तराखंड में। और 19 सीटें किस राज्य में आती हैं? तो महाराष्ट्र में आती हैं। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बक्सर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें कि पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भी पश्चिम बंगाल में ही है। और अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में तुंगभद्रा अभ्यारण्य है। पंजाब में कौन सा अभ्यारण्य है? तो अवोहर अभ्यारण्य पंजाब में है। हिमाचल प्रदेश में जो है ये रोहिला राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक जो हैं ये गौतम बुद्ध हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध जो हैं ये बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। अगर इनके जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था, है ना? और पिता जो है शुद्धोधन है और पुत्र कौन है? राहुल है। और इन्होंने गौतम बुद्ध ने कौन से उपदेश दिया था? तो पाली भाषा में उपदेश दिए थे। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर बात करें ऑप्शन ए की गुरु नानक के बारे में, तो गुरु नानक जो है ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। और महावीर जैन के बारे में बात करें तो ये जैन धर्म के संस्थापक हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर बात करें तो ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक हैं, है ना? तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है एक्स्ट्रा फैक्ट में, तो ये समझ लीजिए सारे क्वेश्चन जो हैं ये आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस सन में हुआ था? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच में हुआ था। और अगर बात करें 1556 की बात है, 1556 में इसमें पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और ये किसके बीच में हुआ था? तो अकबर एवं हुमायूं के बीच में हुआ था। वो अगर बात करें पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में हुआ था, है ना? वो अगर बात करें ऑप्शन डी की, तो जो 1576 में है इसमें क्या किसका युद्ध हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में, है ना? और ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच में हुआ था। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है?
तो पराक्रम दिवस जो है ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 25 मई की बात करें तो विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। और 27 जून की बात करें तो विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है ना, 27 जून को। तो ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए गए ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो वायुमंडलीय दाब मापने वाला यंत्र जो है ये बैरोमीटर होता है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेन गेज की बात करें तो ये वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र है। ओम मीटर की अगर बात करें तो विद्युत प्रतिरोध को मापने वाला यंत्र है। वो अगर बात करें यूडोमीटर की तो ये वर्षा मापक यंत्र है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है? तो कार्य का मात्रक जो होता है वो जूल होता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो अगर बात करें न्यूटन जो है ये न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का मात्रक होता है। वाट जो होता है ये शक्ति का मात्रक होता है। और डाइन जो होता है ये भी बल का मात्रक होता है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का लोक नृत्य है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा छऊ जो है ये राजस्थान का लोक नृत्य है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें मुखौटा नृत्य की, ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो अरुणाचल प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? मुखौटा नृत्य है। बिहू जो है ये असम का लोक नृत्य है। और चोंग जो है ये नागालैंड का लोक नृत्य है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें तमिलनाडु के का जो शास्त्रीय नृत्य वो कौन सा है? तो भरतनाट्यम है। मणिपुर का जो है वो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? मणिपुरी है। और उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य क्या है? उड़ीसी है ना। और केरल का शास्त्रीय नृत्य जो है वो क्या है? मोहिनी अट्टम भी है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इबोला क्या है? तो इबोला जो है ये एक वायरस है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि फलों के अध्ययन को कहते हैं, तो फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एंथोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर बात करें एपी कल्चर की तो मधुमक्खी पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है। सौरोलॉजी को किसको कहते हैं? तो छिपकलियों का अध्ययन जो होता है ये सौरोलॉजी कहलाता है। और पीसी कल्चर जो है ये किसको कहते हैं? तो मत्स्य पालन का अध्ययन जो होता है वो पीसी कल्चर कहलाता है। तो ये आपके 40 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये भी बताइएगा कि आपको और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।